इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर सैंपल पेपर सीरीज। तो सबसे पहले जो हम सैंपल पेपर कर रहे हैं वो सीबीएसई का जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है करंट सेशन का, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये स्टैंडर्ड आपका बेसिक और स्टैंडर्ड जैसे फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पेपर है ये आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि जो आपका पेपर है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सेक्शन होंगे A to E। जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो 20 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के हो गए, तो ये कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स तो यही हो गए आपके। ये क्लियर हो गया। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, तो कितने मार्क्स हो गए? 10। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो कितने हो गए टोटल? सेक्शन सी 18 मार्क्स का हो गया। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो यहाँ हो गया 20 मार्क्स। ये क्लियर हो गया। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि 3 केस स्टडीज होगी आपकी, और एक क्वेश्चन कितने का होगा? 4 नंबर का। 4 3 जा कितना हो गया? 12। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका 80 का ही बनता है। ये क्लियर हो गया। फिर आगे एक आ गया, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। इंटरनल चॉइस का मतलब जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसमें साथ में ऑप्शन गिवन होगा, वो क्वेश्चन करना होगा आपको। इंटरनल चॉइस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दे दिए, साथ में एक और में क्वेश्चन दे दिया, तो बोलता है इंटरनल चॉइस। ये क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस दी गई, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है इंटरनल चॉइस इन 5 मार्क्स वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन में क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाला में सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाला आपका सेक्शन बी है, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, हैज बीन प्रोवाइडेड। एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और जहां भी आपको इस पेपर में आपको पाई की वैल्यू मिलती है, तो पाई की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी है? 22/7। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी, let a and b be 2 positive integers such that value of a is p raised to power 3 q raised to power 4, value of b is p raised to power 2 q raised to power 3, where p and q are prime numbers. अब आपको ये कहा जा रहा है HCF of AB is p raised to power m q raised to power n, and then LCM of AB is equal to p raised to power r q raised to power n. आपको LCM वैल्यू की बना है और HCF वैल्यू की बना 2 नंबर का, ठीक है। देन m प्लस n r प्लस s की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो, क्या आपको ये चीज क्लियर है? आपको a की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ b भी आपको गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं HCF, तो HCF में जो भी कॉमन वेरिएबल होता है उसकी मिनिमम पावर वाला वो कॉमन तो यही होगा ना। अगर मैं यहाँ पर कॉमन देखूं तो आपको सर p कॉमन है, दोनों में ही है। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ में लोअर पावर लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। तो p रेस टू पावर 3 p रेस टू पावर 2, तो क्या लोगे? p रेस टू पावर 2। लेकिन अगर यही चीज मैं एलसीएम की बात करूं देखो, तो आप क्या लोगे? p रेस टू पावर 3। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आप एचसीएफ की बात करो, दोनों में q कॉमन है, कॉमन फैक्टर लोगे विद मिनिमम पावर, तो यहां से क्या ले लिया? q रेस टू पावर 3। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से जब आप एलसीएम निकालोगे, कॉमन वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर, अगर कॉमन की बात करता हूँ तो यहां से आएगा p रेस टू पावर 3 और q रेस टू पावर 4। और अगर कोई तीसरा भी यहाँ पर फैक्टर होता है तो वो भी हम लेते हैं, एलसीएम में तो सारे लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लोगे, वो भी विद मिनिमम पावर। एलसीएम और एचसीएफ आ गया दोनों का, ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इसकी वैल्यू गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि जो HCF ऑफ 2 नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो है p रेस टू पावर m q रेस टू पावर m। ये क्लियर? अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको ये चीज गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि HCF ऑफ AP जो है p रेस टू पावर m q रेस टू पावर m। ये क्लियर हो गया, ठीक है। HCF जो है दोनों नंबर का वो क्या है आपका? p रेस टू पावर m q रेस टू पावर n। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो जो आपने HCF निकाला है मैं उससे इसको इक्वेट कर सकता हूँ। क्वेश्चन में आपको HCF की वैल्यू गिवन है p रेस टू पावर m q रेस टू पावर m, और हमने जो HCF निकाला है, हमारा जो HCF आया है उसकी वैल्यू क्या आई है? उसकी वैल्यू आई है p स्क्वायर q रेस टू पावर 3। तो अगर AB का HCF जो है सेम नंबर का HCF तो इक्वल ही होगा ना, फिर से वो तो सेम वैल्यू है। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे
तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये कहानी क्लियर। बेस सेम है पावर इक्वल होती है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। m और n की वैल्यू आ गई। सेम यही चीज आपको एलसीएम में करनी है। तो जब आप एलसीएम में जाओगे तो आपका एलसीएम कितना आया था p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर, यही आया था। और क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है एलसीएम की, p रेज टू पावर r q रेज टू पावर s। दोनों को मैं इक्वेट कर दूं। तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और वैल्यू ऑफ q क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ s क्या आ जाएगी 4। ये क्लियर हो गया। जब सबकी वैल्यू आपकी आ जाएगी तो आप देखो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है m प्लस n। m कितना है 2, 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। ये चीज क्लियर, ठीक है। आपको फाइंड करना है m प्लस n और r प्लस s। m प्लस n की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और r प्लस s की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। ये क्लियर। तो 2 प्लस 3 कितना 5, 3 प्लस 4 कितना 7, तो 7 इंटू 5 क्या होगा 35। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी। जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अब किस किस का ये ठीक है ये बताओ। नहीं एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं, मैं आपको पहले ये चीज बोल चुका हूं कि एमसीक्यू को प्रॉपर्ली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ जी बोलो, आप बोलो क्या पूछना है बोलो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी, अगर आपके पास कॉमन वेरिएबल है तो एलसीएम का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, कॉमन वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर। हाँ जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चले आगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका लेट पी बी अ प्राइम नंबर। देखो कोई भी प्राइम नंबर होता है जैसे कि 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, इसके फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2 ही होता है। फिर आपका प्राइम नंबर होता है 3, 3 के फैक्टर क्या होता है 1 और 3। फिर प्राइम नंबर होता है 5, 5 के फैक्टर क्या होता है 1 और 3। कहने का मतलब है कोई भी प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर या तो वो खुद होता है या उसके अलावा 1। अब अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर, तो p के फैक्टर क्या होंगे, ये मानते हो 1 और p होंगे, यही होंगे ना इसके। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p, तो जो इसके रूट्स हैं ये इसके फैक्टर हैं। आपको ये कहा जा रहा है हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p, यानी कि जो रूट्स है वो क्या है, जो भैया आपके फैक्टर आ गए ना। फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 2 के जो फैक्टर होंगे, 2 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे 1 और 2, तो यहाँ p के फैक्टर क्या है 1 और p। तो वो कह रहे हैं ये रूट है, रूट का मतलब बेसिकली क्या होता है जीरोस। रूट का मतलब बेसिकली क्या होता है जीरोस होता है। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इस तरह से देखो क्वेश्चन को कि यहाँ पर आपको जीरोस गिवन है, यहाँ पर आपने क्या फाइंड कर दिया जीरोस कैसे। आपने कहा भाई p प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर क्या होंगे 1 p। तो मान लो 1 हो गया अल्फा और p क्या हो गया बीटा, हो गया। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 प्लस p, और मैं इसको ले सकता हूँ p प्लस 1 लिख सकता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू -b/, देखो -b/a, तो मैं इसको ऐसे लिखूं। इसके अलावा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपने कहा अल्फा बीटा ये किसके इक्वल होता है c/a। दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या होगा 1 इंटू p होगा, तो मैंने लिखा p/1। इसको भी मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब जब मैं इक्वेट कर रहा हूँ मैंने आपको ये बताया था कि a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ भी देखो a किसके इक्वल आ रहा है 1 के, यहाँ भी देखो a किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो a हो गया आपका 1, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो b हो गया आपका माइनस ऑफ b प्लस 1, और c आपका हो गया p। ये क्लियर हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो a 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ x²। फिर b की जगह आप लिखोगे -p प्लस 1 इंटू एक्स, और c की जगह लिखोगे प्लस p इक्वल टू 0। अब देखो कौन सी इक्वेशन से मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है।
तो जो मैंने समझाई है बात फिर से दिखाया तो आपको मैंने क्या समझाया आपको। सबसे पहले क्या ये चीज क्लियर है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर अगर आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि पी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 और p। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इसके फैक्टर है वही रूट है। तो रूट से ही आपने क्या कहा कि अल्फा क्या होगा 1 और बीटा क्या होगा p। आपने सम ऑफ जीरोस निकाले तो ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर आपने किसकी वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वहां से आपकी वैल्यू ये आ गई। आपने देखा ए मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहां से आपने ए बी और सी निकाल दिया और फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। कौन सी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपने देखा कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ कर रहा है। ये किस किस का ठीक है, गुड, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको खुद ही कहा जा रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोस है, एंड अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। तो पी क्या होगा भैया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन में आओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि ये आपकी गिवन इक्वेशन है। पहले बताओ ये क्लियर है आपको, ये आपकी क्या है, गिवन इक्वेशन। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं बोलूं ए की वैल्यू पी होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, -2, वैल्यू ऑफ सी क्या होगी 3p। ये क्लियर सारी चीजें। आपको पता सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2 बाय। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा आपका सी बाय। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करोगे तो आपका अल्फा बीटा आ जाएगा आपका सी बाय, सी आपका कितना है 3p, तो ये हो जाएगा 3p बाय ए, बाय पी, पी से पी कैंसिल हो गया 3 बाय। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहा गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 बाय पी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो 3 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2, तो p की वैल्यू क्या आएगी 2 बाय। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये किस किस का ठीक है, गुड। हाँ जी, वो मैं अभी देख लेता हूँ, पहले बताओ ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये दो इक्वेशन गिवन है, आपको कहा गया इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगी। भैया आपको पता है इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये कहानी क्लियर। अब a1 यहाँ पर क्या होगा 3, a2 यहाँ पर क्या होगा 2k-1, ये क्लियर। b1 यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, और यहाँ पे b2 क्या होगा k-1 नॉट इक्वल टू c1। या तो कांस्टेंट दोनों राइट हैंड साइड पर हो या दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ आप देखो दोनों ही कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में, तो कोई एज इट इज आप पुट करो। तो c1 की जगह क्या आ जाएगा 1 और c2 की जगह क्या हो जाएगा 2k+1। ये क्लियर। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो 3 को जब इसके साथ इंटू करोगे तो क्या होगा 3 विद इन ब्रैकेट k-1, 1 को जब इसके साथ सॉल्व इंटू करोगे तो क्या आएगा 1 विद इन ब्रैकेट 2k-1। ये क्लियर। 3 इंटू k 3k, -3 1 सा 3 इक्वल टू 2k-1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3k - 2k क्या हो जाएगा k, ये हो गया आपका -1, -3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ +3, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये किस किस का ठीक हुआ है, गुड।
चले आगे, ठीक है। उसने आपसे ये पूछा था कि की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, उसने नॉट इक्वल नहीं पूछा। नहीं, नॉट इक्वल टू का मतलब के की वैल्यू ये नहीं हो सकती, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं हो सकती तो बाकी कोई भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूछा है के इज इक्वल टू, समझ में आ गया, ठीक है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखो भाई। अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसका कंसेप्ट ये होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। अगर इनकंसिस्टेंट है दो इक्वेशन तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k-1 x, मतलब ये आपकी दो इक्वेशन है। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं a1, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं a2। ये क्लियर है। जो y का कोफिशिएंट होता है फर्स्ट इक्वेशन में ये होता है हमारा b1, और y का इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन में होता है फिर उसको क्या कहते हैं b2। कांस्टेंट के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना कि या तो दोनों ही कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में हो जैसे यहाँ पर है, या दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट एक लेफ्ट, तो आपको दोनों को एक साइड में करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो हो गया c1 और ये हो गया आपका c2। ये क्लियर हो गया। अब ये आपकी इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी बताई थी। आप एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करो। तो a1 की जगह आप क्या पुट करोगे, 3, तो आपने 3 पुट कर दे। कोफिशिएंट a2 की जगह क्या पुट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन दैट इज 2k-1। ऐसे b1 इन प्लेस ऑफ b1 y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, और यहाँ y का कोफिशिएंट जो है b2 वो है k-1, नॉट इक्वल। तो ये जो इक्वल टू वाला पार्ट है आपको पूछा गया कि किसके इक्वल होगा, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू के 3k, और 3 इंटू -1 -3। 1 को इसके साथ सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2k-। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज question number 5 is if the vertices of a parallelogram PQR is taken in order। बेसिकली आप ऐसे समझो, let us assume that this is a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से समझो। एक वर्टेक्स है P, तो लेट दिस इज P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4। दूसरा वर्टेक्स क्या है Q, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,3। थर्ड वर्टेक्स क्या है R के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -2। फोर्थ वर्टेक्स है आपका S, जिसको आपको फाइंड करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप x, y लो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई आपको कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ, तो ये डायगोनल एक हो गया आपका PR, और दूसरा डायगोनल हो गया आपका SQ। ये क्लियर हो गया। और लेट अस एज्यूम दैट कि ये जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। लेट अस एज्यूम दैट कि वो जो पॉइंट होगा वो आपका होगा O। वो क्या होगा आपका O, क्या होगा आपका O। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, तो लेट अस एज्यूम दैट कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका क्या है, वो O है। अब अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये हाफ ऑफ पार्ट ये इक्वल होना चाहिए, और ये हाफ ऑफ पार्ट ये इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब O जो है दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट हुआ। अब आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो आपका होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर पहले मैं बात कर रहा हूँ डायगोनल SQ, इसकी बात कर रहा हूँ डायगोनल SQ। डायगोनल SQ से O इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ तो ये हो गया आपका x1, तो आपने लिखा x,
प्लस x2, तो आप क्या लिखोगे -2/2, यही होगा कोऑर्डिनेट। फिर आप लिखोगे y1 प्लस y2, तो आपने कहा y प्लस 3/2, ये क्लियर हो गया। सेम चीज आपने कहा अगर मैं डायगोनल PR की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डायगोनल PR की बात करता हूँ, तो यहां से वो क्या, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ किससे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई ओ इसका भी मिड पॉइंट है, तो आपने कहा x1 प्लस x2, तो 3 - 3/2, y1 प्लस y2 4 - 2/2, ये क्लियर हो गया। तो यहां से को की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और 2/2 क्या हो जाएगा 1, ये क्लियर हो गया। एक बात बताओ, है तो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अलग तो होंगे नहीं, भाई ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स है और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स है, तो ओ का जो x पॉइंट है दैट इज x - 2/2, ये ओ के इस x के इक्वल होना चाहिए 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x - 2 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात देखो, जो ओ का y पॉइंट है ये, वो इस y के इक्वल होना चाहिए, तो आप y प्लस 3/2 को इससे इक्वल करोगे 1 से, तो आप कहोगे y प्लस 3 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3 दैट इज -1। तो आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 2, -1, क्या आएंगे 2, -1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसका, वो आएगा ऑप्शन सी, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, चलो मान लो ये हो गया ट्राइंगल एबीसी और ये हो गया ट्राइंगल PQR। क्या हो गया PQR, ये कहानी क्लियर। AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड PQR। AM इसका ऑल्टीट्यूड हो गया और PN इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, ये क्लियर, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये भी रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, तो AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया 4/9, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, AB बाय PQ होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9, स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो AB बाय PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आएगी, ठीक है। अब मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है, ये कि आपको गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो आप बिकॉज दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो आप ये कह सकते हो कि जो AB बाय PQ है वो किसके इक्वल होना चाहिए AM बाय PN, यस और नो, यस सर, होना चाहिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये सिमिलर नहीं होता फिर आप ये चीज नहीं कह सकते, ये आप इसलिए कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपके सिमिलर है, तब तो आप बोल ही सकते हो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं। अब AB बाय PQ कितना आया था 2/3, तो आपने कहा भाई AM बाय PN, तो ये भी 2/3 होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। कहानी क्लियर। अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं, तो ये अगर इसका ऑल्टीट्यूड है तो ये भी तो इसका ऑल्टीट्यूड है, तो पहले बताओ ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं है। तुम्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो पता नहीं क्या क्या इस पे लगा रहे हो भाई। इसीलिए जब आप आते हो तो पहले आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने का, तभी मैं कहता हूँ जितना दिमाग चला सकते हो चला लो, एटलीस्ट अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी देखो प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी होता है। मैं चाहूँ तो आते ही आपको स्टार्ट, इसलिए आपकी जो मैथ्स की क्लास होती है वो एक्सटेंडेड होती है, 1.5 घंटे की 2 घंटे की रखने का जो मेरा पर्पस होता है वो यही होता है। जब तक आप खुद से अपने ब्रेन को प्रोसेस नहीं करोगे इतनी अच्छी तरह, अब देखो आपने ट्राई किया चाहे गलत ही क्या हो कोई इशू नहीं है, चाहे गलत ही अटेम्प्ट है, लेकिन माइंड में तो चीज बैठ गई ना। अब आप दो चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर पा रहे हो, मैंने ऐसा किया था होना ऐसा था, वो आपके ब्रेन में अब चीजें आ रही है, प्रोसेसिंग बहुत जरूरी होती है। इससे पहला अटेम्प्ट मैं हमेशा आप ही को देता हूँ कि भैया पहले आप ये अटेम्प्ट करो, वो आपने कर लिया, क्वेश्चन ठीक भी हुआ गलत भी हुआ डजेंट मैटर, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट है, फर्स्ट सैंपल पेपर तो अभी हमने स्टार्ट किया है। सीबीएसई का मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स है और यहाँ से काफी क्वेश्चन रिलेट आने के चांसेस, ये सैंपल पेपर प्री बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट।
6 क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू क्या? √3, राइट। cos 60 की वैल्यू क्या? 1/2, क्लियर। इक्वल टू sin 60 की वैल्यू क्या? √3/2। cot 60 की वैल्यू क्या? 1/। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, इक्वल टू ये √3/2 इंटू 1/√3। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। इस फ्रैक्शन को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत? 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, x आ गया 1/√3। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। हो गया क्लियर? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको sin थीटा प्लस cos थीटा √2 की बना है। sin थीटा प्लस cos थीटा क्या की बना है आपको? √2 के इक्वल की बना है। आपको कहा गया tan थीटा प्लस cot थीटा निकालो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। अब देखो एक तरफ आपका आप ये हो गया sin थीटा प्लस cos, राइट साइड में आपको इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इस तरह से करोगे, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2। ये आपको पता 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2। तो यहां से आपका 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया? 2 - 1 1, और sin थीटा cos थीटा क्या हो गया? 1/2। इसमें कोई दिक्कत? आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसकी फाइंड करनी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? पहले बताओ, बता रहा हूँ। देखो इधर, पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? जो मैंने बात बताई है वो क्लियर हो गया आपको? मैंने आपको कहा कि पहले आप ये देखो कि राइट साइड में क्या है? इरेशनल नंबर है। तो पहले तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। तो जब भी ऐसा केस होता है आप क्या करते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही करते हो। तो यहाँ से आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। देखो अगर दो नंबर हो तो इसका स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर ही करना होता है। सबसे पहली गलती तो आप लोग ये करते हो। फिर कहोगे सर 90 तो कहीं नहीं गए, कहीं ना कहीं चले जाएंगे हैं? यार आप बोथ साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दो नंबर है, 2 + 3। अगर 2 + 3 हो जाए तो आप 5 का स्क्वायर 25 बोलोगे, यही बोलोगे। 5 का स्क्वायर 25, यही होगा आपका। अगर मान लो इसको आप प्लस नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसका होल स्क्वायर करोगे। अब इसी से प्रैक्टिकली समझो, देखो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 2ab। ए आपका कितना है? 2। बी आपका कितना है? 3। 3 2 6, 6 + 2 12। इसको ऐड करो, अपना आप ही आ जाएगा 25। आप जो करते हो वो ये करते हो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आपका आंसर क्या आएगा? 13। बस बात खत्म, खेल ही खत्म हो गया। फिर ऑप्शन ढूंढते रहो, फिर ये आएगा सर क्वेश्चन में गड़बड़ और आंसर इज करेक्ट, और ऑप्शन हैजंट बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो सर देखो एक बार चेक करो, इतना कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे अंदर। अच्छा अब ये बताओ, पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया sin थीटा की वैल्यू 1/2। भाई ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होता है? 1। सबसे कॉमन आइडेंटिटी यही यूज होती है आपकी। इसकी जगह आपने 1 पुट कर दिया। अब ये जो +1 है यहाँ जाके क्या होगा? -1। तो 2 - 1 1 ही तो देगा आपको। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई, sin थीटा cos थीटा आपका 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/2। अब देखो जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको फाइंड करनी है ये। तो आपने लिखा tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आपको फाइंड करना है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि tan थीटा का मतलब क्या हो गया? sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा का मतलब क्या हो गया? cos थीटा बाय sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बोल सकते हैं? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा? देखो यहाँ से आपका एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर वाली जो पार्ट है इसकी वैल्यू आपको पता 1 होती है, अभी मैंने बताया। और जो ये आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, ये रही। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है? 1/2। कितनी आई है? 1/2। तो आपने साइन थीटा कॉस थीटा की ये जो वैल्यू निकाली थी इसको यहाँ पे पुट कर दो। 1/2 रेसिप्रोकेट होगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर ये आ गया। पानी क्लियर? तो जो आपका आंसर होगा वो ये होगा आपका 2। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था भाई, वो गिवन, वो शो पीस नहीं गिवन है, इसको छेड़ ही नहीं रहे हो, बस इधर ही ध्यान जा रहा है। यहाँ पे अर्जुन वाला सिस्टम नहीं है कि आंख आंख पे ध्यान देना है, यहाँ पे और भी भैया जो हाथ पैर सब पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ आपको ये नहीं कहा जा रहा बच्चों फाइंड करना उसी को देखो, बाकी सब ये कूड़ा नहीं गिवन है, ये भैया चॉकलेट गिवन है, इन पे ध्यान दो। हाँ चॉकलेट पे, हाँ जी। क्यों भाई इसमें क्या होगा? अभी सुनो तो सही, घबरा क्यों रहे हो? अच्छा क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखो। मुझे अब बस मैं 2-3 चीजें पूछूंगा, अब इस क्वेश्चन को लेके ऐसे ही घबरा रहे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, अब इधर देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि जो डी है आपका वो एक्स है, चलो मैंने इसको एक्स ले लिया, ठीक है। बीसी आपका क्या है? वाई, इसको मैंने वाई ले लिया। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपका ए है, ये आपका कितना ए, इसको मैंने ए ले। फिर आपको कहा जा रहा है जो आपका ईसी है, इसको ये आपको कहा गया बी। क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, डी जो बीसी के क्या है? पैरेलल है। डी क्या है? बीसी के पैरेलल है। डी क्या है? बीसी के पैरेलल है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ए जो है आपका वो ए है, ईसी आपका बी है, डी आपका एक्स है और बीसी आपका वाई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? आप बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लगा रहे थे? बीपीटी, बीपीटी क्या कहते हैं दीदी? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। और कोई कंसेप्ट? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था 9th क्लास में जो पढ़ी? डी अगर बीसी के पैरेलल है तो डी इसके हाफ के भी इक्वल होते हैं भाई। मिड पॉइंट थ्योरम जो है डी बीसी के पैरेलल होता है, डी जो है इसके हाफ के इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डी क्या होता है? इसके हाफ के इक्वल होता है। ये चीज क्लियर होगी आपको? डी क्या होता है? इसके हाफ के इक्वल। व्हाट आई मीन टू से दैट मैंने शायद यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है? कौन कौन से? ए डी ई और ए बी सी। कैसे सिमिलर है? देखो दीदी, क्या आप अगर डी इसके पैरेलल है तो एग्री करते हो कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा, एग्री करते हो? एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गए सिमिलर। नहीं तो ये भी ले लो एक और, खुश हो जाओ, दोनों में कॉमन एंगल है। एंगल एंगल एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या ये चीज एग्री करते हो कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे? तो मैं ये कह सकता हूँ ए ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू व्हाट? डी अपॉन बी सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड भाई, ये इसका बेस है तो ये इसका बेस है, ये इक्वल होगा। यहाँ तो समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब ये देखो, आप जो ए ई है क्वेश्चन में, ए ई की वैल्यू क्या है? ए। जब आप ए सी फाइंड करोगे, जब आप क्या फाइंड करोगे? ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया एक्स बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहने से दैट ये इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मुझे ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ए वाई अपॉन ए प्लस। तो अगर आप ऑप्शन में जाओ, अगर आप ऑप्शन में जाओ तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। अब सुनो मिड पॉइंट थ्योरम, अब सुनो
अब इधर सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है आपकी? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है आपकी कि भैया अगर अगर ये डी और ई मिड पॉइंट है, अगर ये डी और ई क्या है आपके मिड पॉइंट है, तब ये जो डी है वो इसके क्या होगा? पैरेलल, और इसके हाफ के क्या होगा? ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी। पर क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ स्टक कर रहा है आपका? बीपीटी भी आपने कहा कि सर अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। बीपीटी भी यही कहती है ना आपकी, भैया अगर ये लाइन जो है आपकी इसके पैरेलल होगी, दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे तो ये रेशियो क्या होंगे? इक्वल हो। समझ आ रही है बात? पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ये दोनों गिवन हो कि ये मिड पॉइंट है। कहीं उसने ये कहा है आपको? लेकिन ये 2-3 कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम में। बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसका कंसेप्ट यूज होता है। ये मत होता 9th में पढ़ लिया आपने, उसका कंसेप्ट आपका यूज होता है। जब आप बीपीटी की बात करते हो तो बीपीटी से उसको रिलेट करके देखो, आपको बहुत इजीली आपके माइंड में। आपने बीपीटी बोला तो मैंने कहा कि बताओ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। पर यहाँ पर कैसे किया समझ में आ गया आपको? क्या आपने सिमिलैरिटी प्रूव किया उस क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक आ गया एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी क्या है? ट्रेपीजियम है, जिसमें एडी जो बीसी के पैरेलल है। अगर मैं इसको फिगर से रिलेट करूं तो आप ऐसे समझो, देखो एडी जो है वो बीसी के क्या है? पैरेलल। ट्रेपीजियम तो समझ में आ गया ना? इसमें एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होता है और एक पेयर किसका होता है? पैरेलल साइड्स का होता है। अब आपको देखो और क्या कहा गया क्वेश्चन में, और आपको ये कहा गया है एडी इज पैरेलल टू बीसी और एडी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो आपने एडी की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आपकी एडी की वैल्यू है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में? इफ द डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर कर रहे हैं? ओ पॉइंट। सच दैट एओ अपॉन ओसी इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी इक्वल टू हाफ। अब ध्यान से देखना, अगर ये कहा जा रहा है एओ अपॉन ओसी इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी और ये किसके इक्वल है? हाफ के। तो इसका मतलब यही हुआ ना, देखो एओ ये हो गया 1 और ओ सी ये कितना हो गया? 2। तो मैंने यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, कोई डाउट? डीओ, तो डीओ की जगह आप क्या लिखोगे? 1। ओबी, ओबी की जगह आप क्या लिखोगे? 2। बोलोगे डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप इन दो ट्राइंगल्स पर फोकस करो। कहने से दैट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा आपको देखो ये दोनों एंगल और इनके साथ जो साइड है, दोनों साइड से इनके रेशियो भी इक्वल है। कुछ याद आ रहा है? सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे, लेकिन ए जो है दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। अब फिर से देखो ओ ए अपॉन ओ सी, और दूसरी साइड क्या है? ओ डी अपॉन ओ बी। तो इनके बीच में ये जो एंगल आ रहा है वो इक्वली तो है। हाँ कर सकते हो, पर पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ये चीज क्लियर होगी? सिमिलैरिटी प्रूफ होगी, पहले ये बताओ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताओ आप, तो कैन आई से दैट जो ट्राइंगल एओडी है आपका, जो ट्राइंगल एओडी है आपका, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल बीओसी के? तो ये दो ट्राइंगल ही तो लिए थे, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके? सिमिलर होंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ आपको एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ओडी अपॉन ओबी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? एडी, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? बीसी। तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो आपने इस तरह से ये रेशियो लिखा। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? अब ये दोनों जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन था 1/2। डीए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4। क्वेश्चन में डीए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 4 सेंटीमीटर। आपको बीसी फाइंड करना था आपको। बोलो कोई डाउट है तो? आपको क्या फाइंड करना था? बीसी। तो बीसी निकल जाएगा क्रॉस, बीसी इंटू 1 क्या हो जाएगा? बीसी और 2 4 क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन। हाँ जी दीदी, ये हो गया ओडी अपॉन ओबी। आपने यहां से शुरू किया ना, वो क्वेश्चन में गिवन है, जैसा गिवन है वही लिखना है।
क्वेश्चन में देखो क्या की बना आपको, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? उससे हाँ दीदी, ओ डी अपॉन ओ बी आएगा, तो गिवन है वही रेशियो, गिवन ओ बी या ओ डी अपॉन ओ बी, समझ में आ गया? यहाँ ओ डी अपॉन ओ बी आएगा। यहाँ जब आप वैल्यूएशन लिखोगे तो ये होगा आपका ओ डी और ये क्या होगा आपका ओ। क्लियर होगी कहानी? ठीक है, चले आगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ये किसका ठीक हुआ था? क्या बात है, चले आगे। ठीक है, 10 तक हो गए सारे कंप्लीट। आगे देखो, if two tangents inclined at an angle of 60 डिग्री। भाई पहले मुझे ये बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, और आप सिंपल बातें नहीं बता दो ना, इंटेलिजेंट हो सर, हमारे लेवल की पूछा करो। भाई रुको तो सही, हैव पेशेंस। देखो ये एक सर्कल है, राइट? एक सर्कल है और ये मैंने दो टेंजेंट्स ले ली, ये होगी एक टेंजेंट आपकी और ये होगी आपकी दूसरी टेंजेंट। अब और मान लो ये इसका हो गया सेंटर, ठीक है, और ये जो लाइन है ये सेंटर को क्या कर रही है? टच कर रही है। कैन आई से दैट ये रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा? कैन आई से दैट जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा? ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। यहाँ का सारी फिगर क्लियर? अब कह रहा है टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड, यानी कि इंक्लाइंड का मतलब इन दोनों टेंजेंट की जो टोटल एंगल है वो 60 है। तो हमने थ्योरम में डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है वो उसको बाइसेक्ट करती है, तो ये हाफ हाफ कितना होगा? ये भी 30 और ये भी 30। ये मानते हो, एग्री करते हो इस चीज? ठीक है, फिर आपको कहा गया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, तो ये रेडियस हो गया आपका, इसको ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो बेसिकली आप मान लो कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हो गई आपकी x, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ई। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी जिसको मैं शेड कर, ये क्या मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बना सकता हूँ? तो क्या ये एक ही बात है? एंगल ए जो है आपका, ये मैंने ले लिया 90 डिग्री, इसके अपोजिट में जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया आपका बी और ये हो गया ओ, है ना? ओ बी हाइपोटेन्यूज है इसके एंगल के अपोजिट, हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। तो जो एंगल बी है आपका, इसको मैं ले लूं 30 डिग्री। आपको टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट क्या आपकी ए बी, आपको ये फाइंड करना है, इसको मैक्स ले लो। जो रेडियस आपका वो ओ ए है, ये आपको गिवन है 3। अब मुझे एक बात बताओ, इस ये जो एंगल है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, इसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? पी। 90 डिग्री के अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस। बेस फाइंड करना है, पी की बना, पी और पी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? tan। वेरी गुड। तो मैं अगर ये कहूँ आपको tan 30, जो आप कह रहे हो कि p बाई बी होता है, आप कह रहे हो गलत हुआ तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? तो p हो गया आपका 3 और b हो गया आपका x। tan 30 की वैल्यू क्या? 1/√3। ये हो गया 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3√3 आ रहा है ऑप्शन में, ये रहा आपका क्वेश्चन। बढ़िया, तो अच्छी बात है, सारे बढ़िया भाई, जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीज समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी पंडित जी, आप कौन सा कह रहे हो क्वेश्चन? 12, चलो पंडित जी की ख्वाहिश की पूरी कर देना। अच्छा ये मुश्किल है, चलो। अच्छा इधर देखो, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका सर्कल, खतरनाक सी ड्राइंग बनी, कोई हंसेगा नहीं। मान लो भैया ये सर्कल स्क्वायर है, ये क्या है आपका? स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका? स्क्वायर है। कितनी बात क्लियर होगी? ठीक है, ये सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया आपका। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये साइड कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? अगर देखो मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो पहले बताओ ये डायमीटर है ना, और डायमीटर जो है आपका और स्क्वायर की साइड ये सेम नहीं है? डायमीटर भी आपका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर।
अब अगर स्क्वायर का डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सारे आंसर पाई में गिवन है, तो आपने लिखा पाई, रेडियस आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 पाई, तो भैया ये रहा आपका आंसर। आपके सामने क्यों है भाई, मेरी बात सुनो, आप लोगों को जीनियस बार बार क्या है, तो आपको सिंपल प्रॉब्लम को भी कॉम्प्लिकेटेड वे में करने की आदत, डिवीजन थोड़ी ना निकालना है। अब तो मुझे भी ये हो गया कि मेरे को मिड पॉइंट थ्योरम पूछनी ही नहीं चाहिए थी, कल तक का तो तुम्हें पता नहीं होता, मैं ऐसे ही पूछ रहा था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, बीपीटी। हाँ जी भाई को, अगर पेपर घर में ही चेक होना तो लिख सकते हो, बोर्ड में चेक होना तो बोर्ड के तरीके से करना, ठीक है, हो गया क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट बैच आने तो फिर आपको फ्री कर देते हैं, मुझे पता था। अच्छा देखो, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए कीबोर्ड इज 6√3। देखो आपको गिवन है L प्लस बी प्लस एच, इसके इक्वल है 6√3, ये गाने की है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, भैया डायगोनल की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले बताओ ये गानी क्लियर, डायगोनल की जो लेंथ है, ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में यूज नहीं हुआ था, पर वो आपका पार्ट ऑफ ए सिलेबस है, ये यूज ही नहीं हुआ कहीं क्वेश्चन में, तो आप बोल सकते हो सर ये कब हुआ, लेकिन मैंने आपको अगर स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखो तो लिखवाया होगा कि जो डायगोनल होता है आपका कीबोर्ड का, उसका फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। अब जो आपको, अब जो एक जो अब आपको डायगोनल की बना, क्या की बना डायगोनल, डायगोनल की लेंथ की बना 2√3, पहले बताओ ये क्लियर, इक्वल टू हो गया रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी से एग्री करते हो। अगेन आपका इरेशनल नंबर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4√3 का स्क्वायर 3, तो इसका स्क्वायर तो 12, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्लियर। अब इधर आओ, अब इसका भी स्क्वायर करोगे क्योंकि यहाँ भी रूट दिखाई दे रहा है, जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, मैंने कहा इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कह रहे चाहिए था स्क्वायरिंग, अभी मैंने बताया था a प्लस बी को ऐसे नहीं इंडिविजुअली स्क्वायरिंग नहीं होगी, कैसे करोगे L प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर, यही करोगे, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 36√3 का स्क्वायर 3, ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बनाने दो मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, फिर कहोगे सर तो 9th क्लास का पूछ रहे हो, ये क्लियर। अब देखो, जब आप कह रहे हो ए स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, प्लस हो गया एच स्क्वायर, सी स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2ab, बोलो 2lp, प्लस 2bh प्लस 2hn, और ये हो गया 108, इसमें कोई दिक्कत, ये वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके, तो इसकी जगह आप रखो 12। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा LP प्लस BH प्लस HL, किसके इक्वल होगा 108 के, ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, ये हो गया 108, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 2 6 10 तो 96, यही तो आपको फाइंड करना था टोटल सरफेस, तो आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 96 सेंटीमीटर, समझ में आया कुछ, ठीक है।